गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं पाश्चात्य दर्शन पे ज़्यादा फोकस करूँगा कंपैरेटिवली भारतीय दर्शन पे। ठीक है, स्टार्टिंग में। और ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं प्री में क्या करते हो, भारतीय दर्शन को कहीं ना कहीं पढ़ते हो, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में होती है। पर पाश्चात्य दर्शन, उनका दृष्टिकोण क्या था, इससे आप लोग पूरी तरीके से अवगत नहीं रहते हो। इस वजह से हम लोगों ने इस टॉपिक को जो था शुरू किया था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि तत्व ज्ञान मूल्य क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से आपको उन सब की जानकारी प्राप्त होती है और वो कैसे पाश्चात्य दर्शन में क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे या फिर कैसे उनका प्रयोग होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपके दर्शन शास्त्र के सिलेबस में है, सबसे पहले कौन है? प्लेटो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लेटो के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि प्लेटो जो दार्शनिक हुए, वे कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके ऊपर किन किन दार्शनिकों का और प्रभाव पड़ा, उन्होंने अपने स्वयं के विचार किस तरीके से प्रस्तुत किए और पाश्चात्य देशों में समकालीन व्यवस्था को उन्होंने देखकर समझकर किस तरीके से वहाँ धर्म का और दर्शन का क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया, और कैसे उन्होंने अपने विचार प्रकट करके लोगों को प्रभावित किया। इन सब चीज़ों को हम लोगों को इस दार्शनिक के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि प्लेटो का जो जन्म हुआ, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा आप लोगों को नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना कि 400 BC के आसपास जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, और जन्म कहाँ होता है? एथेंस में होता है। ठीक है, और एथेंस कहाँ है? वर्तमान ग्रीस, ठीक, यूनान। तो इसके आसपास इनका जन्म होता है। लगभग 80 वर्ष की जो है इनका जीवन काल रहता है। ठीक है, प्रारंभिक समय से ही जो प्लेटो हैं, उनका जो जन्म था एक समृद्ध परिवार में हुआ था, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, एक फिर भी एक मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। अतः उनकी शिक्षा एवं परवरिश एक अच्छे लहजे से, एक अच्छे किससे हुई? जैसे हर एक ज़रूरतमंद को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे सारी चीज़ें इनके पास थी, इनके पास थी। लेकिन इनके विचार प्रारंभ से ही क्या थे? धर्म के प्रति, दर्शन के प्रति इनके जो बौद्धिक सोच थी, सोचने का तरीका था, वो शुरू से ही क्या था? दार्शनिक था। दार्शनिक इन द सेंस क्या था? ये अपने स्वयं के विचार किसी भी पर्टिकुलर किसकी घटना के बारे में प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो जो प्लेटो थे, जो प्लेटो हुए, सबसे ज़्यादा जो था इनके जीवन में इम्पोर्टेंस किसका पड़ा? सुकरात का पड़ा। ठीक है, और सुकरात का एक सिद्धांत है। सुकरात का क्या है? एक सिद्धांत है। कौन सा? सुकरात का प्रत्ययवाद। तो जो ये सुकरात का जो प्रत्ययवाद था ना, ये जो था प्लेटो के जीवन को बहुत ज़्यादा क्या किया? प्रभावित किया। इसका क्या मतलब है कि प्लेटो जो थे वो क्या थे? सुकरात के शिष्य थे। और प्लेटो जो थे वो कौन थे? अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, अरस्तु के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, अब आप सभी जानते हो
कि 500 बीसी, 400 बीसी, 300 बीसी, 200 बीसी, इन सभी कालखंडों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म हमारे भारतीय दर्शन में बहुत अधिक मात्रा में क्या था, उस समय प्रसिद्ध था। अशोक के समय ले लो, चाहे और भी कोई ले लो, जितने भी तत्कालीन राजा थे वे सभी इन सब धर्मों के प्रति अपनी क्या कर रहे थे, आस्था प्रकट कर रहे थे और उन सभी धर्मों को क्या कर रहे थे, मान रहे थे। ठीक है। और ये सभी धर्मों का जो उद्भव हुआ था वो कैसे हुआ था कि जो परंपरागत वैदिक संस्कृति चली आ रही थी उसके जितने भी दोस्त थे उनको पार करके क्या था, सत्य की तलाश में एवं वास्तविक जीवन की तलाश में इन्होंने क्या किया था, अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर एक नया धर्म बनाया था। ठीक है। इसकी बात कर रहा था मैं, जैन और बौद्ध धर्म की। तो ये भी लगभग उसी का समय है। ठीक है। तो जैसे बौद्ध और जैन दर्शन ने अपने क्या किए, नए विचारों से लोगों को प्रभावित किया, वैसे ही प्लेटो ने क्या किया, तत्कालीन समय के जितने भी दार्शनिक थे, इनसे पहले के जितने भी दार्शनिक थे, चाहे सुकरात ले लो, चाहे पाइथागोरस ले लो, जितने भी दार्शनिक थे उन सभी दार्शनिकों के कहे गए वक्तव्यों का एक सार निकाला और क्या किया, इनके पहले के जितने दार्शनिक थे उनके कहे गए सभी वक्तव्यों का एक सार निकाला और क्या किया, पाश्चात्य सभ्यता को एक धर्म के रूप में संकलित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, प्लेटो ने किया था। क्या किया था, ठीक है, क्या कहता, प्रथम प्रयास किया। अब क्या किया इन्होंने, इसके लिए क्या किया, इनके जो पहले आए जितने भी दार्शनिक क्या थे उनके वक्तव्यों का क्या किया, गहन अध्ययन किया। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, सुकरात का पड़ा। सुकरात जो थे वो कौन थे, प्लेटो के गुरु थे और उनके किस सिद्धांत का ज्यादा प्रभाव पड़ा, प्रत्ययवाद का। ठीक है। और एक इंसान के बारे में बताया, किसके बारे में बताया मैं, पाइथागोरस के बारे में। ठीक है। तो इनके जीवन से जो था प्लेटो को क्या प्रभाव पड़ा, तो इनके जीवन से प्लेटो को जो प्रभाव पड़ा वो था पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है। इनका जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था वो भी जो था वो प्लेटो के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। और प्लेटो ने अपनी दीक्षा किसको दी, अरिस्टो को दी। ठीक है। लगभग 328-330 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 304 बीसी में वो क्या हुए थे, सुकरात के संपर्क में आए थे। अर्थात क्या हुआ था, 404 बीसी में क्या हुआ था, वो क्या हुए थे, सुकरात के संपर्क में आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 348 बीसी में उनका जो था निधन हो गया था। लगभग 80 वर्ष का उनका क्या था, जीवन का कार्यकाल था। समझ में आ गया बात। तो ये तो था प्लेटो का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो उनकी रुचि दर्शन के क्षेत्र में आई और कैसे वो क्या किए, पाश्चात्य सभ्यता को एक दर्शन के रूप में समझकर उनका संकलन किया। ठीक है। कौन कौन से लोग क्या किए थे, प्लेटो को प्रभावित किए थे। तो ये जो तीन नाम आप लोग देख रहे हो ना, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, कौन कौन, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, ये जो तीनों हैं, ये क्या है, पाश्चात्य दर्शन के त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों ऐसा, इस वजह से क्योंकि इन्होंने ही प्रारंभिक क्या किया, पाश्चात्य संस्कृति को एज अ दर्शन समझकर
अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। ठीक है, उसके बाद देखो अब समझने वाली बात आ गई। अब प्लेटो इन द सेंस क्या होता है? प्लेटो एक नाम है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? प्लेट, खाने वाली प्लेट। ठीक है, खाने वाली क्या? प्लेट। और प्लेट से बड़ा क्या होता है? परात। ठीक है, प्लेट से क्या होता है? बड़ा परात। तो सुकरात परात मिलता जुलता नाम है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और जब भी हम टेबल में बैठते हैं, ठीक है, खाना खाने वाले टेबल में, तो क्या होता है? एक टेबल मैनर्स होते हैं। टेबल मैनर्स होते हैं ना कि कैसे टेबल में खाना खाया जाता है एंड ऑल। तो उसी तरीके से टेबल में क्या रखा जाता है? प्लेट। तो उसी तरीके से क्या हुआ? प्लेटों का भी क्या हुआ? कोई मैनर होगा, मतलब कुछ सिद्धांत जो है वो प्लेटों के द्वारा दिए गए होंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो है वो है सद्गुण। ठीक है, तो आप इसको क्या कैसे याद रखोगे कि टेबल मैनर्स। ठीक है, टेबल में क्या रहता है? प्लेट रहता है। और भी बहुत सारे सिद्धांत जो है वो प्लेटों के द्वारा दिए गए हैं। शिक्षा से संबंधित सिद्धांत हैं, पुनर्जन्म से संबंधित सिद्धांत है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में क्या है? सिर्फ सद्गुण का सिद्धांत है। ठीक है, तो देखो प्लेटो ने इस सिद्धांत को दो तरीके से समझाया कि सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है कि सद्गुण का स्वरूप। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम काल में एक वक्तव्य कहा था। अब वो वक्तव्य ऐसा था कि मुझे गर्व है कि मैं यूनान का नागरिक हूँ, मैं जंगली नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। क्या क्या हूँ? मुझे गर्व है कि मैं यूनान का नागरिक हूँ, मैं जंगली नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उसके साथ ही मैं स्त्री नहीं हूँ, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि मैं सुकरात के युग में जन्मा मनुष्य हूँ। तो आप समझ सकते हो कि सुकरात जो उनके गुरु थे, उनके मन में कितना आदर था उनके लिए। ठीक है, उनकी शिक्षाओं को कितना फॉलो करते थे वो। ठीक है, अब क्या होता है? सद्गुण ही ज्ञान है और सद्गुण का स्वरूप। ये जो है सद्गुण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का। ठीक है, तो सद्गुण ही ज्ञान है, इसका क्या मतलब होता है कि जो ज्ञान है, ठीक है, हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। ज्ञान क्या है? हमेशा सत्य होता है। और अगर कोई भी चीज अगर सत्य है तो वो क्या होगी? तर्क की कसौटी को पार करके अपनी महत्ता सिद्ध कर चुकी होगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज सत्य है, सत्य अपने आप में क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। ठीक है, सार्वभौमिक होता है, और ये सब जगह जो रहता है वो क्या होगा? जो यहाँ है वो वहां भी होगा। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बोला कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान कब होता है? जब आपको सत्य की अनुभूति होती है। अर्थात क्या हो गया? सत्य ही सद्गुण है। ठीक है, क्या है? अर्थात सत्य ही क्या है? सद्गुण है। अच्छा, अब अगर आपको क्या होता है? किसी भी चीज के सत्य को जानना है, ठीक है, तो या फिर आप क्या करोगे? अपनी बुद्धि से जानोगे, या फिर आप क्या करोगे? उसका अनुभव करोगे।
जैसा कि मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था कि क्या होता है, एक होता है बुद्धि वाले में क्या होता है, एक या फिर आप बुद्धि का प्रयोग करोगे या फिर आप अनुभव का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो इसमें जो रहता है दोनों का समन्वित रूप आपको लेना है। कैसे लेना है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो आप क्या करोगे, या फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे या फिर किसका प्रयोग करोगे, अपने अनुभव का। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा अनुभव, ऐसे चीज़ों के बारे में अपने को जानना है जो अपने आप को तर्क की कसौटी पे पार करके क्या कर चुकी हो, अपने आप को सिद्ध कर चुकी हो, अर्थात क्या हो, वही सत्य ज्ञान हो। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज ये जानो कि इस संसार में सद्गुण मतलब अच्छे गुण ही क्या है, ज्ञान है। मैं बोल रहा हूँ क्या है, अच्छे गुण ही ज्ञान है। अर्थात अच्छा गुण क्या है, सत्य से बड़ा कोई गुण नहीं है। अर्थात सद्गुण ही क्या है, सत्य है और वही सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है, सद्गुण ही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि उन्होंने क्या बोला कि ऐसे ज्ञान का क्या मतलब जो व्यक्ति के आचरण को ही प्रभावित न कर पाए। अर्थात अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो, अगर आप मान लो केमिस्ट्री लैब में गए और अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं सीखे तो केमिस्ट्री लैब में जाने का क्या मतलब। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप क्रिकेट की बेसिक टेक्निक को नहीं सीखोगे कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो फिर क्रिकेट खेलने का मतलब ही क्या। तो उसी तरीके से इन्होंने ये बोला कि ऐसा ज्ञान पूर्णतः निरर्थक है जो क्या ना करे, व्यक्ति के आचरण को प्रभावित न करे। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो तर्क की कसौटी पे उतर चुका है और अपनी महत्ता को सिद्ध कर चुका है। उसके बावजूद भी अगर लोग उसको यथार्थ नहीं स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में क्या नहीं कर रहे हैं, अगर उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। अर्थात आपको ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना है, ठीक है, जिससे आपको सत्य की अनुभूति हो सके। अब सद्गुण का स्वरूप, ठीक है, तो इन्होंने इस बारे में यह विचार किया कि अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट कर रही है, मान लो आपको एक मशीन बनाना है, ठीक है, तो मशीन बनाने के लिए आपको क्या लगेंगे, कई सारे पार्ट्स लगेंगे। मान लो कार ही बनाना है तो बॉडी अलग लगेगा, इंजन अलग लगेगा, टायर अलग लगेगा। तो क्या होगा, वे सारे के सारे जब एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, जब वे सारे के सारे जब एक साथ जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक प्रॉपर जो आप अपना उद्देश्य लेकर चले थे वो पूरा हुआ। और ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वे सारे एलिमेंट अपने आप में क्या करें, वो अपना क्राइटेरिया को फुलफिल करें। मतलब कि उनकी किस उपयोगिता के कारण हमने उनका प्रयोग किया है, वह जो है उनको फुलफिल करना होगा, तभी तो वो हमारे काम आएंगे ना। अगर मैं कार बना रहा हूँ और मैं अगर मोटे चक्के की जगह अगर साइकिल वाला पहिया लगा दूँ तो कार का लोड कैसे संभालेगा वो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, उन्हीं चीज़ों का चयन करना है जो आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकें, अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सके। समझ में आया बात, ठीक है। तो इनके बाद इस मामले में प्लेटो का क्या कहना है, प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो ये कहते हैं कि जिस वस्तु को जिस कार्य के लिए बनाया गया है उस कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य
उस वस्तु में होना चाहिए। यही होता है सद्गुण का स्वरूप। ठीक है, समझ में आया बात? अगर ये पेन है, इस पेन को बनाया गया है लिखने के लिए, और अगर ये लिखने का काम ही नहीं करेगा तो ये सत्य कैसे होगा? ठीक है, तब तो ये फॉल्स हो गया ना। ठीक है, तो यही होता है सद्गुण का स्वरूप। तो सद्गुण के स्वरूप में प्लेटो ने क्या बोला है कि जिस वस्तु को जिस कार्य के लिए बनाया गया है उसके पूर्ति का सामर्थ्य उस वस्तु में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उन्होंने सद्गुण के जो रहते हैं वो कुछ प्रकार बताए हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला प्रकार है विवेक, दूसरा प्रकार है साहस, तीसरा प्रकार है संयम। ठीक है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है न्याय। ठीक है, अब देखो सत्य की खोज में सबसे बड़ी परेशानी मनुष्य की बुद्धि है। क्यों? क्योंकि बुद्धि चित्त वृत्तियों के संपर्क में आके, मानसिक मनोदशा के संपर्क में आके क्या हो जाती है? अपने पथ से भ्रमित हो जाती है। ठीक है, अतः अगर हमको सद्गुण अर्थात सत्य जो कि एक ज्ञान है, सद्गुण का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम लोगों को किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा? इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। अब वो कैसे? कि मान लो अगर आपके पास एक समस्या आ गई। कैसी समस्या आ गई? मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, अब मान लो आप बीच पुल में पहुंचे और पुल जो है वो टूट रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने विवेक से काम लोगे, थोड़ा साहस दिखाओगे, थोड़ा संयम बरतोगे, सही समय आने का वेट करोगे तो क्या पता आप बच जाओ। एक संभावना तो है ही। और अगर आप उसी समय मान लो पुल टूट रहा है उधर से, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा टूटे। ठीक है, अगर आपने अपना विवेक, अपना संयम और साहस नहीं रखा और गाड़ी से कूद गए और अगर आप चोटिल हो गए तो अब मान लो पुल टूटा ही नहीं, तब तो आपको घाटा होगा। ठीक है, अब हम लोग सामान्य दार्शनिक दृष्टिकोण से इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। विवेक किसी भी चीज या फिर किसी भी संस्कृति को जानने के लिए विवेक बहुत जरूरी है। क्यों विवेक जरूरी है? क्योंकि आपकी बुद्धि सही लहजे से काम करनी चाहिए कि पर्टिकुलर संस्कृति में क्या चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से साहस आपको किसी भी क्या होना चाहिए, किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज, किसी भी विचारों को प्रकट करने का साहस होना चाहिए और किसी भी काम करने के आप में क्या होने चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ये साहस को बताता है। संयम अर्थात धैर्य क्या होता है? आपको विपरीत परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और जो नियमावली समाज में चल रही है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। और इन तीनों को प्राप्त करने के बाद न्याय क्या है? सत्य अगर आप किसी चीज का जान गए मतलब आपके साथ क्या हो गया, संपूर्ण न्याय हो गया। न्याय किस चीज को बोलते हैं? न्याय उसी चीज को बोलते हैं जिसमें आपको क्या हो जाता है, न्याय किस पर आधारित होता है? न्याय जो रहता है वो सत्य पर आधारित होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप पालोगे, अब ये सारी चीजें जो हैं वो क्या करेंगी, विवेक, साहस और संयम आपकी बुद्धि को आपकी चित्त वृत्तियों एवं मानसिक दशाओं से क्या करेंगी, दूर करेंगी, जिससे आप क्या हो पाओगे, सत्य के, सद्गुण के ज्ञान के करीब हो पाओगे। और जब आप सद्गुण के ज्ञान के करीब हो गए अर्थात आपको क्या मिल गया, प्रकृति का पूर्ण न्याय मिल गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यही है सद्गुण का सिद्धांत। तो सद्गुण के सिद्धांत में आपको दो चीजों को याद रखना है कि सद्गुण ही ज्ञान है और सद्गुण का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो सद्गुण का स्वरूप तो आसान है कि जिस चीज को जिस कार्य के लिए बनाया गया है उसको पूर्ण करने का सामर्थ्य उस पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए।
ठीक है, तो ये हो जाता है सद्गुण का स्वरूप। और सद्गुण का ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान अपने आप में सत्य होता है, जो तर्क की कसौटी पर पार करके क्या होता है, एक मान्यता प्राप्त हो चुका, महत्ता बना चुका होता है। अर्थात इससे क्या सिद्ध हो गया कि सत्य ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, जिस ज्ञान को हमको प्राप्त करना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है, सद्गुण के प्रकार हैं विवेक, साहस, संयम और न्याय। इन सब को फॉलो करके अपन एक क्या है, जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया बात? ठीक है। हाँ, तो जितने दार्शनिक हैं इनके समकालीन, ठीक है, जैसे मैं बताया कि सुकरात का प्रत्ययवाद, पाइथागोरस का पुनर्जन्मवाद, इन सब चीज़ों को प्लेटो ने गहन अध्ययन किया और उसके बाद जो है उन्होंने इस सद्गुण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, तत्कालीन समय में सद्गुण ही एक ऐसा रास्ता था जिसके द्वारा जो क्या था, सत्य ज्ञान की जो थी वो प्राप्ति हो सकती थी। समझ में आया बात? तो प्लेटो का सद्गुण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, अब आप लोग लिख लोगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के कंटेंट में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एक रेफरेंस बुक जो आप फॉलो करना चाहते हो आप अपने मर्जी से फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियो के ही भरोसे रहो। आप कोई भी कंटेंट जो आपको ठीक लगता है, जिस बुक से पढ़ते हो वो आप फॉलो करो और आप मैच करके देखो। ठीक है, मैं कोशिश अपने तरीके से कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक कंटेंट आपको डिलीवर कर दूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद भी या फिर आप वीडियो को पॉज करके मेरे ही विचारों को लिखें या फिर किसी रेफरेंस बुक से उनके लैंग्वेज को उठा करके अपना नोट्स बनाएं। बट जो मूल था, बेसिक था, वो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सद्गुण का सिद्धांत अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 8 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो और ये कभी नहीं पूछेगा कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ। और अगर इससे बड़े में पूछता है तो फिर आप प्लेटो के जो आरंभिक काल था, जो मैंने आप लोगों को बताया, वो चीज़ें भी आप इंक्लूड करके बहुत एक अच्छा आंसर बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया बात? और अगर 8 नंबर में पूछेगा तो सीधा सीधा इसको पूछेगा, इन दोनों के बारे में लिखना, क्या होता है, और प्रकार के बारे में एक एक लाइन। तो इतने में आप लोगों का आराम से 12-14 लाइन लिखा जाएगा। समझ में आया बात? और बाकी कमेंट करके बताना वीडियो में क्या आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया, या फिर कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर राइज होता है आपके मन में तो फिर आगे बताना, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास।